हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पाठ 10वां पढ़ेंगे, ठेस। ये पूरक पठन है और इसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। अब इनका परिचय देखेंगे हम। इनका जन्म 1921 पूर्णिया बिहार और मृत्यु 1977। परिचय: हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद जी की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियाँ और उपन्यास में आंचलिक जीवन की धुन, लय, ताल, सुर सुंदरता और कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। क्या कहा इसके अंदर कि फणीश्वरनाथ रेणु को प्रेमचंद जी की जो साहित्यकार थे सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार प्रेमचंद जी की इनको पदवी दी जाती है। इतने ने उनके बराबरी के ये एक बहुत साहित्यकार है करके। इन्होंने लिखी हुई कृतियाँ हैं महिला आंचल, परती परिकथा, जुलस उपन्यास है इनका, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी ये कथा संग्रह है, ऋण, जल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज आदि। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी का स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। एक कारीगर है, खेड़े में रहता है, देहात में रहता है, ग्रामीण गांव में रहता है। उस कारीगर को इतनी सुंदर उसकी कला है, लेकिन उस कारीगर को छोटे से गांव में ज़्यादा कीमत मिलती नहीं, उसकी कोई भी कदर करते नहीं। तो वो जो कारीगर है उसका सारा आत्मकथा इस पाठ के अंदर बताया हुआ है कि उस कारीगर को किस ढंग से लोग समाज में उसका व्यवहार देखते हैं करके। तो हम देखेंगे, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। देखो, सिरचन नाम था उसका। खेती के समय पे गांव के लोग उसकी गिनती नहीं करते, यानी उसको कोई भी खेती में काम करने के लिए भी आने नहीं देते, उसको बेकार समझते थे। बेकार ही नहीं, बेगार भी समझते थे। बेकार तो है, बेगार भी समझते हैं। इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। आमद काम के लिए उसको करते नहीं आता था, तो इसलिए उसको कोई बुलाता भी नहीं था। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखो, उसका काम इतना धीरे था, उसको नहीं आता था ये खेती के काम। इतना उसका काम धीरे धीरे था कि जब खेती के सारे मजदूर 1/3 काम कर लेंगे, तब वह कहाँ डोलता डालता खेत में आता हुआ दिखाई देता और आपके हाथ के अंदर खुरपन लिया हुआ दिखता है। क्या बोल रहे सब जन? कि उसको काम करने में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उसको कोई भी काम पे नहीं लगाते थे। डुलता डालता आता हुआ, और कैसा आता है? पगडंडी पर तोल तोल कर पाँव रखता हुआ। तोल तोल कर पाँव रखना यानी बहुत देख देख कर चलना, धीरे धीरे देख देख कर चलना, ऐसा वह आता था। धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है, यदि उसको काम पे लगा दियो तो उससे कोई काम की आशा करो मत। उसको मुफ्त में मजदूरी देना हो तो उसको काम पर लगाना चाहिए। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कहले कोई? देखो, पहले की बात में उसको कह सकते थे लोग, लेकिन आज उसको इतना भी कोई बोल नहीं सकता। क्या नहीं बोल सकता? मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी। मड़ैया के पास, मड़ैया का मतलब उस गांव में जगह थी, वहाँ पर सवारियाँ उसकी बंधी हुई होती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे हाथ की कारागिरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। क्या कह रहे? उसके हाथ की कारागिरी इतनी सुंदर थी कि पहले लोग
उसको मुफ्तखोर, कामचोर और चटोर कह लेते थे, लेकिन अब कोई भी उसको बोल नहीं सकता। पहले अब उसकी खुशामद करना पड़ता है। सिरचंद भाई चलो, तुम्हारे हाथ की कारागिरी बाकी रह गई है। सारे इलाके में सारे लोग तो दूसरे कामों में लग गए, लेकिन तुमने अपना काम नहीं छोड़ा। गांव से एक चिट्ठी आई हुई है। उस चिट्ठी के अंदर भैया ने लिखा है कि सिरचंद के पास से एक जोड़ा चीक बनवा कर भेज दो। ठीक है, इतना ध्यान में आ रहा? बहुत सुंदर पाठ है, समझ के लो। और इसके बाद में इसके हम प्रश्नोत्तर वगैरह और देखेंगे। मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिरचंद को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले पूछ लेता क्या भोग क्या क्या लगेगा। देखो, मतलब उस सिरचंद को जब हमको बुलाना है तो पहले उसके खाने की तैयारी करना पड़ता है। भोग है ना, खाने के लिए क्या क्या बनाया जाएगा, ये मैं पूछ लेता था अपनी माँ से। क्योंकि सिरचंद चटोर था ना, तो उसको उसके हिसाब से ही खाना लगता था। तो मैं पहले माँ को चिढ़ाता था कि माँ बोलो ना आज क्या भोग लगेगा करके। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव में पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने की बेपानी कर दिया था सिरचंद ने। तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी? देखो क्या कह रहे वो। माँ हंसकर बोलती, जा बेचारा, बहुत अच्छा आदमी है वो, मेरे काम पूजा भोग की बात कभी नहीं उठाता वो। पड़ोसी गांव में पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचंद ने। बेपानी कर देना, बेपानी का मतलब यहाँ पे क्या बताया है कि उसको वहाँ से निकाल देना। बेपानी कर देना का मतलब वहाँ से उसको निकाल देना। तो वहाँ से उसको बेपानी कर दिया था, ये उसकी माँ कह रही है। और सिरचंद को बुलाने के लिए उसको भेज दिया कि जा सिरचंद को बुला कर ला, क्योंकि क्या करवाना था उससे, एक जोड़ी क्या बनवाना था, चीक का एक जोड़ा बनवाना था। इसलिए सिरचंद को बुलाने के लिए उसकी माँ ने भेज दिया था। ठीक है, ध्यान में आया? इतना समझ में आया क्या? बेपानी का मतलब बेइज्जत करना या अपमान करके वहाँ से रवाना किया था। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती हैं। क्या कह रहा है इसके अंदर? देखो कि नाखून से काट कर है थोड़ा सा थोड़ी सी कढ़ी परोसती थी या सब्जी परोसती थी वो। हाँ, समझ में आया? और तुम्हारी भाभी ने कहाँ से सीखी इतनी सुंदर कढ़ी बनाना, वो कह रहा है। इसलिए सिरचंद को बुलाने से पहले माँ से पूछ लेता। सिरचंद को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचंद, आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खरकोन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। क्या कह रही है? आओ सिरचंद, घर में आओ, बैठो। और मैं क्या कर रही हूँ आज? नेनू मथ रही हूँ। नेनू यानी दही मला रही हूँ। मलाई जो है रखी उसको मथ रही हूँ, और उसके ऊपर की जो घी निकलता है वो मैं निकालूंगी, और नीचे की जो खरकोन यानी खुरचन वो है, उसके साथ में आपको चूड़ा बहुत पसंद है तो तुम खाओ, ये उसको कह रही है। और मेरी बड़ी बेटी के ससुराल से समाचार आया हुआ है कि उसकी ननंद को क्या चाहिए? मोती की शीतल पार्टी चाहिए, तो तुमको बहुत सुंदर बनाना आता है, तुम आओ और वो शीतल पार्टी बनाकर दो, ऐसे वो कह रही है। समझ में आया पाठ? समझ में आ रहा ना? हाँ। सिरचंद अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सुनकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इन शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती। दम मारना यानी फुर्सत नहीं मिलना घड़ी भर भी। दम मारने का मतलब क्या है? घड़ी भर भी फुर्सत नहीं मिलना, थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं मिलना। और मैं क्या सूंघते आ रहा हूँ? मुझे घी की खुशबू आई थी बाहर, वही सूंघते मैं तुम्हारे घर तक आया हूँ, नहीं तो इस शादी ब्याह के समय पे फुर्सत ही नहीं मिलती है।
और इतना कह रहा है वो, और आगे की जो भी पाठ है वो अगले पीरियड में हम और देखेंगे। ओके, ठीक है। आप पाठ पढ़ना, पाठ के कठिन शब्द नोटबुक में लिखना। ओके।